किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। न एलन मस्क ने, न वॉल स्ट्रीट ने, न ही खरबों डॉलर के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने। लेकिन टोयोटा की गुप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में कहीं गहरे में यह बस हो गया। कुछ ऐसा जो लीक नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसा जो रातों रात इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व की नींव ही मिटा सकता था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई दिखावटी खुलासा नहीं, बस जापान के आइची में बंद दरवाजों के पीछे एक शांत प्रदर्शन, एक प्रोटोटाइप। कोई बैटरी नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई हाइड्रोजन टैंक नहीं, बस पानी। और 48 घंटों के अंदर ही शॉकवेव शुरू हो गई। इलेक्ट्रिक वाहनों के शेयरों का मूल्य 17 अरब डॉलर। टेस्ला लड़खड़ा गया, रिवियन डूब गया, पैनासोनिक लाल हो गया। क्योंकि टोयोटा के सीईओ ने कथित तौर पर जो अनावरण किया है वह सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, यह इलेक्ट्रिक क्रांति की नींव पर खड़ी हर चीज के लिए सीधा खतरा है। वर्षा का पानी, नल का पानी, यहां तक कि समुद्री पानी भी। कार हाइड्रोजन स्टोर नहीं करती, यह चलते चलते ही हाइड्रोजन बना लेती है। इसमें कोई दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है, कोई सुपरचार्जर नहीं, कोई लिथियम नहीं, बस एक स्थिर रासायनिक प्रतिक्रिया जो हर नियम को बदल देती है। कमरे के अंदर मौजूद सूत्रों ने इस पल को अवास्तविक बताया। एक अधिकारी स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ा रहा, दूसरे ने दशकों के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए लगातार 6 मिनट तक तालियां बजाईं। और जापान के जाने माने उदासीन बोर्डरूम के लिए यह कोई उत्साह की बात नहीं है, यह एक भूचाल लाने वाली घटना है। क्योंकि अगर यह तकनीक असली है और शुरुआती लीक से यही पता चलता है तो भविष्य बैटरियों का नहीं है, यह पानी से जुड़ा है। तो इससे पहले कि यह दब जाए, इससे पहले कि लॉबिस्ट इसे बंद करने के लिए हाथापाई करें, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह इलेक्ट्रिक कारों के अंत की शुरुआत हो सकती है। हाइड्रोजन के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे उसे भूल जाइए। यह मिराई 2 नहीं है। उस कार में ईंधन सेल का एक अलग टैंक और जटिल दबाव का इस्तेमाल होता था। यह साफ सुथरी जरूर थी लेकिन महंगी थी और बुनियादी ढांचे की कमी थी। यह नया इंजन ऐसा नहीं है, यह दहन है। टोयोटा ने एक संशोधित कक्ष का उपयोग करके आंतरिक दहन इंजन के अंदर सीधे हाइड्रोजन को जलाने का तरीका खोज निकाला है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को सहन कर सकता है। नतीजा एक तेज रफ्तार वाला उच्च प्रदर्शन इंजन जो सिर्फ एक उत्पाद भाप पैदा करता है। लेकिन असली क्रांतिकारी पहलू यह है कि यह इंजन हाइड्रोजन को संग्रहित नहीं करता बल्कि उसे बनाता है। एक विशेष नैनो कैटलिस्ट और एक पीजोइलेक्ट्रिक पृथक्करण प्रणाली का उपयोग करते हुए यह वाहन वास्तविक समय में पानी के अणुओं से हाइड्रोजन परमाणुओं को अलग करता है। और हाँ, गाड़ी चलाते समय आप पानी डालते हैं और कार आवश्यकतानुसार H2O को विभाजित करती है, हाइड्रोजन को जलाती है और धुंध के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। यह कितना पानी इस्तेमाल करता है? लगभग 5 लीटर प्रति 100 किलोमीटर। न बैटरी जलती है, न ग्रिड ओवरलोड होता है, न दुर्लभ मृदा धातुएं, बस पानी। और हाँ, टोयोटा का कहना है कि इसमें खारा पानी भी शामिल है। इसके लिए अति शुद्ध प्रयोगशाला द्रव की कोई जरूरत नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आप इसे बारिश के पानी या नदी के पानी से भी भर सकते हैं। तो फिर हमने अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सुना? क्योंकि यह इंजन नया नहीं है। दरअसल टोयोटा ने इसे 17 साल पहले प्रोजेक्ट H2X नामक एक बेहद गोपनीय कार्यक्रम के तहत बनाना शुरू किया था। यह विचार 2008 में तब आया जब दुनिया का ध्यान लिथियम आयन बैटरियों की ओर बढ़ रहा था। प्रियस के साथ टोयोटा पहले से ही हाइब्रिड कारों में अग्रणी थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो दूसरों से छूट गई थी, बैटरी तकनीक की आने वाली सीमाएं। इसलिए उन्होंने चुपचाप दहन के एक विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया जो खनन चार्जिंग या कोबाल्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर न हो। 2012 तक प्रोजेक्ट H2X के पास काम करने वाले प्रोटोटाइप थे, लेकिन अचानक यह गायब हो गया। कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई लीक नहीं, बस सन्नाटा। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि इसकी वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि दबाव था तेल कंपनियों, लिथियम लॉबिस्टों और यहां तक कि उनके अपने हाइब्रिड साझेदारों से भी।
इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे थे और पानी से चलने वाला इंजन कई मौजूदा हितों के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए टोयोटा ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंजीनियरों को फिर से नियुक्त किया गया और उनमें से कई को राजनीतिक रूप से ज्यादा स्वीकार्य मिराई परियोजना में नियुक्त किया गया। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा प्रबंधनीय, विनियमित करने में, आसात और नियंत्रण में आसान माना गया। लेकिन दुनिया बदल गई। 2024 तक सुर्खियां इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में आग लगने की घटनाओं से भरी होंगी। चार्जिंग की मांग के कारण बिजली ग्रिड ठप हो जाएंगे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में लिथियम खनन घोटाले सामने आएंगे और अचानक टोयोटा के बोर्ड को कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उन्होंने एक दशक में नहीं देखा था। एक अवसर, प्रोजेक्ट H2X को 2025 की शुरुआत में पुनर्जीवित किया गया और इस बार वे बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहे थे। उन्होंने आईची प्रांत में तापमान नियंत्रित तिजोरी में बंद 3 वाहनों के प्रोटोटाइप खोद निकाले। आधुनिक पुर्जों से सुसज्जित नया परीक्षण स्थल 5 महीनों के भीतर सड़क पर आ गया और इसकी खासियत ने इसे बनाने वाले इंजीनियरों को भी हैरान कर दिया। यह गाड़ी 4.3 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो प्रियस प्राइम से भी तेज है और कई इलेक्ट्रिक वाहनों के बराबर है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और चढ़ाई पर टॉर्क में कोई गिरावट नहीं आती। रेंज 50 लीटर, पानी भरने पर 760 किलोमीटर की अद्भुत दूरी और ईंधन भरने की प्रक्रिया कोई $20 लाख का हाइड्रोजन स्टेशन नहीं, कोई इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं, बस एक बगीचे की नली। आप इसे ऑन बोर्ड पोर्ट से जोड़ते हैं, एक स्विच दबाते हैं और 3 मिनट से भी कम समय में टैंक भर जाता है। और इलेक्ट्रिक वाहनों के उलट आपको रिचार्ज के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। रेंज की कोई चिंता नहीं, समय के साथ बैटरी खराब नहीं होती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गैसोलीन इंजन की तुलना में इसका रखरखाव ज्यादा आसान है। टोयोटा के इंजीनियरों का दावा है कि तुलनात्मक दहन इंजनों की तुलना में इसकी टूट फूट की दर 42% कम है। क्यों? क्योंकि जल वाष्प ही एकमात्र निकास है। कार्बन जमाव नहीं होता, कालिख नहीं जमती और आंतरिक घटकों पर तापीय तनाव काफी कम होता है। 2000 के दशक में एक दबी हुई विज्ञान परियोजना के रूप में शुरू हुआ। यह मॉडल अब इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा अस्तित्वगत खतरा बन सकता है। और आगे जो कुछ भी होगा वह दुनिया के हर कार निर्माता, हर खनन कंपनी, हर बैटरी स्टार्टअप को झकझोर सकता है। क्योंकि जैसे ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होता है, सब कुछ बदल जाता है। और अब तक टोयोटा ने उत्पादन के लिए तैयार कई वेरिएंट पर आंतरिक परीक्षण शुरू कर दिया है। टोयोटा ने इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में जो तहलका मचा दिया, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, टेस्ला भी नहीं। क्योंकि अगर इस इंजन में जो है वो सच है, तो पूरी ईवी सप्लाई चेन, जो $1 ट्रिलियन से ज्यादा के उद्योग की जीवन रेखा है, एक खामोश अदृश्य सुनामी की चपेट में आ गई है। टेस्ला के गीगा नेवादा में चुपचाप दहशत फैल गई। बैटरी मॉड्यूल, जिन्हें कभी टिकाऊ परिवहन का मूल माना जाता था, अचानक अप्रचलित हो गए। लिथियम अब जरूरत नहीं, कोबाल्ट और निकल अप्रासंगिक। कंसास में $4 अरब का पैनासोनिक बैटरी प्लांट फंसी हुई पूंजी का एक टाइम बम। ल्यूसिड रिवियन और यहां तक कि जीएम जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों को कथित तौर पर प्रोटोटाइप लीक के 24 घंटे से भी कम समय बाद बंद दरवाजों के पीछे की बैठकों में बुलाया गया। हर बोर्डरूम में एक जैसी ही फुसफुसाहट थी। अगर यह पानी का इंजन असली है तो बस हो गया। बात सिर्फ सामग्री की नहीं थी, बात बुनियादी ढांचे की थी। पूरे अमेरिका में हजारों चार्जिंग स्टेशन, पूरा सुपरचार्जर नेटवर्क सब बेकार हो गया। रिसाइकलिंग स्टार्टअप्स जो अपना भविष्य मृत लिथियम सेल्स पर दांव लगा रहे थे, पहले से ही कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रहे थे। उन्हें दीवार पर लिखी इबारत समझ आ गई थी, आप उस चीज को रिसाइकल नहीं करते जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते। और जैसे ही उद्योग जगत ने इस तकनीकी भूचाल को समझना शुरू किया, आंकड़े धीरे धीरे आने लगे। यह कोई विज्ञान कथा वाला प्रोटोटाइप नहीं था जिसके लिए दुर्लभ मृदा तत्वों और प्लैटिनम लाइन वाले ईंधन सेलों की जरूरत होती। इंजन की कुल लागत $1320, एक मानक ईवी ड्राइव ट्रेन की लागत का 1/3 से भी कम। कोई ऑनबोर्ड बैटरी बैंक नहीं,
कोई हाई वोल्टेज इन्वर्टर नहीं, बस एक छोटी सी पानी की टंकी, एक हाइड्रोजन सेपरेटर, एक पीएजो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर और एक लंच बॉक्स के आकार का सुपर कैपेसिटर। परिचालन लागत चौंका देने वाला 0.8 प्रति मील। यह कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। इसकी तुलना ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $0.3 प्रति मील से करें, जो पहले से ही पेट्रोल से कहीं ज्यादा सस्ता है। और अर्थशास्त्र तो मानो परमाणु हो गया। पूरे वाहन, उत्पादन और ऊर्जा स्रोतों को ध्यान में रखते हुए भी इस पानी से चलने वाली कार का जीवन काल उत्सर्जन निर्माण सहित सबसे पर्यावरण अनुकूल टेस्ला से 78% कम था। और फिर आया एक और झटका। लाभ हानि बिंदु 1.4 वर्ष। एक औसत उपयोगकर्ता ईंधन की बचत के जरिए इतनी जल्दी पूरा प्रीमियम वसूल कर लेगा। उसके बाद यह लगभग मुफ्त परिवहन है, हमेशा के लिए। तो इस चीज के अंदर कौन सा जादू छिपा है? इसके मूल में वह चीज है जिसे इंजीनियर कभी असंभव कहते थे। एक पीएजो इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिकेटर। उच्च आवृत्ति वाले यांत्रिक कंपनों का उपयोग करके यह पानी के अणुओं को मांग पर तुरंत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देता है। यह न तो संग्रहित है, न संपीड़ित है, न ही विस्फोटक है। हाइड्रोजन एक छोटे दहन कक्ष को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है या पुनः अवशोषित कर ली जाती है। ऊर्जा को लिथियम आयन पैक द्वारा नहीं, बल्कि एक सघन सुपर कैपेसिटर एरे द्वारा बफर किया जाता है, जो करंट को स्थिर करता है और कार की अपनी गतिज गति से रिचार्ज करता है। कोल्ड स्टार्ट -22 डिग्री सेल्सियस पर सत्यापित, यानी यह सर्दियों में भी काम करता है। उत्सर्जन प्रयोगशाला में सत्यापित ऑक्सीजन और पानी की बूंदें, बस एनॉक्स, न CO2, न स्मॉग। ठंडी सुबह में टेलपाइप से निकलती भाप ही इस बात का एकमात्र संकेत है कि कुछ चल रहा है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कोई हाइड्रोजन टैंक नहीं है, न कोई संपीड़न, नहीं आग लगने का कोई खतरा। इंजन चलते समय अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा उत्पन्न करता है, जैसे कोई पोर्टेबल पावर प्लांट पानी और हवा से चलता हो। तो फिर दुनिया खुश क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ बहुत ताकतवर लोग गुस्से में हैं। लीक के 48 घंटों के भीतर यूरोपीय संघ के नियामकों ने कथित तौर पर सभी सिंथेटिक ईंधन और वैकल्पिक हाइड्रोजन मानकों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक निर्देश जारी कर दिया। अनुवाद, इसे बदनाम करने का कोई रास्ता ढूंढो। टेक्सास के तेल लॉबिस्ट एक ऐसे ईंधन स्रोत से अनजान जिसमें ड्रिलिंग पाइपलाइन या रिफाइनिंग शामिल नहीं है, इस घोषणा को एक PR स्टंट बता रहे हैं, जबकि वे निजी तौर पर आपातकालीन ईंधन कर सुरक्षा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। एक अमेरिकी सीनेटर ने कथित तौर पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था, जिसमें गैर कृषि वाहनों के उपयोग पर जल उपयोग कर लगाने का प्रस्ताव था। हुआ पानी पर टैक्स। आप इसे गढ़ नहीं सकते। चीन में ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास विभागों ने विश्वविद्यालय साझेदारी से मिराई के पुराने दस्तावेज निकालना शुरू कर दिया है। रिवर्स इंजीनियरिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। जापान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय को कथित तौर पर चेतावनी दी गई थी कि बौद्धिक चोरी अब अपरिहार्य है। जैसे ही यह खबर फैली, टेस्ला ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए साइबर ट्रक ड्राइवट्रेन के सभी अपग्रेड को रोक दिया। कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मस्क खुद इलेक्ट्रिक इनोवेशन के अगले दौर में कदम रखने से पहले वाटर इंजन को समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसका 60% भी सच है तो यह सब कुछ बदल देता है। टोयोटा सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए ही खतरा नहीं है, यह ऊर्जा अर्थव्यवस्था की भू राजनीतिक बुनियाद को खतरे में डाल रहा है। न लिथियम, न रेयर अर्थ, न ग्रिड पर निर्भरता, सिर्फ पानी। यह आह एक शब्द ही उद्योगों, महाद्वीपों और विचारधाराओं में खलबली मचाने के लिए काफी है, क्योंकि पानी पर नियंत्रण नहीं है, इसका निजीकरण नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और जब तकनीक इसे भविष्य का ईंधन स्रोत बना देती है, तो आप न सिर्फ ऊर्जा को नष्ट करते हैं, आप सभ्यता का पुनर्निर्माण करते हैं। और असली लड़ाई वो तो बस अभी शुरू हुई है। पहली मार पैसा, वित्तीय भूचाल सिलिकॉन वैली तक ही सीमित नहीं रहा। टोयोटा का राज उजागर होने के कुछ ही घंटों बाद तेल बाजारों में भारी गिरावट आई। पेट्रोलियम क्षेत्र में दबदबे वाली सऊदी अरामको का बाजार पूंजीकरण एक ही कारोबारी दिन में $41 अरब की
भारी गिरावट के साथ बंद हो गया। यह कोई बड़ी गिरावट नहीं है, यह एक विच्छेद है। दुनिया भर में नॉर्वे के खरबों डॉलर के सॉवरेन वेल्थ फंड ने लिथियम खनन में अपने आक्रामक निवेश पर ब्रेक लगा दिया है। वर्षों से वे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस पर भरोसा करते रहे थे। रातों रात उनकी क्रिस्टल बॉल टूट गई। मीडिया में खबर फैलने से पहले ही उन्होंने लिथियम स्टार्टअप्स में अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। इस बीच भारत ने चुपचाप लेकिन जानबूझकर 2026 तक जल इंजन निर्माण केंद्र बनने में रुचि दिखानी शुरू कर दी। लीक हुए मीटिंग मेमो से पता चलता है कि लीक के बमुश्किल 48 घंटे बाद ही शीर्ष अधिकारियों ने टोयोटा के एशिया प्रशांत विभाग के साथ बैठक की, जिसमें ग्रामीण ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे और हिमालय में सैन्य अनुकूलन पर चर्चा हुई। मुद्रास्फीति की मार झेल रहे जापानी येन में फिर से जान आ गई। टोयोटा के शेयर एक ही कारोबारी सत्र में 18.4% उछल गए, जो कंपनी के आधुनिक इतिहास में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। और एक ऐसे मोड़ पर जिसकी किसी विश्लेषक ने कल्पना भी नहीं की थी, रूस ने इस बातचीत में दखल दिया। क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों ने कथित तौर पर एक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी, जिसके तहत इस इंजन को टैंकों, लॉजिस्टिक्स ट्रकों और यहां तक कि पनडुब्बी ड्रोन के प्रोटोटाइप में इस्तेमाल के लिए अनुकूलित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही दुनिया इस बारे में जानने के लिए दौड़ी, और भी राज लीक हो गए। और इस बार यह टोयोटा की तरफ से नहीं था। जून की शुरुआत में अज्ञात इंजीनियरों ने, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे एक बर्खास्त उपठेकेदार टीम का हिस्सा हैं, एक व्हिस्लर ब्लोअर फोरम पर पिजो कैटालिटिक हाइड्रोजन सेपरेटर के झूठे आरेख पोस्ट कर दिए। कुछ ही घंटों में दस्तावेजों को 40 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। जापान के पेटेंट कार्यालय ने पुष्टि की कि इस तकनीक को 2023 में कुछ समय के लिए पंजीकृत किया गया था और फिर रहस्यमय तरीके से वापस ले लिया गया। यह संदेह बढ़ता गया कि टोयोटा को अब तक चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। नागोया और त्सुकुबा के अनुसंधान प्रभागों के आंतरिक झापनों से और भी ज्यादा दुस्साहसिक बात सामने आई। टोयोटा ने पहले ही 3 महाद्वीपों में डमी कंपनियों के तहत 10 परीक्षण बेड़े तैनात कर दिए थे। एक प्रोटोटाइप का ग्रामीण केन्या में कीचड़ भरी सड़कों, अत्यधिक गर्मी और ऊंचाई में बदलाव के बीच क्षेत्र परीक्षण किया गया। नतीजा प्रदर्शन में कोई गिरावट नहीं आई। दरअसल नई प्रयोगशाला रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि सुरंगों या भूमिगत गैरेज जैसे सीलबंद वातावरण में भी इंजन का उत्सर्जन विषाक्त नहीं रहा। सिर्फ जलवाष्प और नाममात्र ऑक्सीजन, न कार्बन डाइऑक्साइड, न नाइट्रोजन ऑक्साइड, न कालिख, न ही हाइड्रोजन का अवशेष। यह इतना साफ था कि आप तकनीकी रूप से इसके धुएं में सांस ले सकते थे। लेकिन सब कुछ सही नहीं है और अब पूरे सिस्टम में खतरे के संकेत दिखाई देने लगे हैं। पानी, हाँ, पानी नया तेल बन सकता है। कैलिफोर्निया या उप सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे पहले से ही सूखे से जूझ रहे क्षेत्रों में विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि स्थानीय ईंधन की मांग नगरपालिका आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। एक ऐसे अनछुए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां इस बात को लेकर भू राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है कि कौन अपनी कारों में ईंधन भरेगा और कौन पानी से। बात यहीं खत्म नहीं होती। इंजन के मुख्य सिस्टम में संक्षारण रोधी मिश्र धातुओं की आवश्यकता होती है, जिससे शुरुआती निर्माण लागत अनुमानित 15 बढ़ जाती है। इस्तेमाल की जाने वाली कुछ धातुएं दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन वे विशिष्ट हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार नहीं है। बीमा एजेंसियां कथित तौर पर उलझन में हैं। एक सूत्र का दावा है कि बीमाकर्ता इंजन को ईवी बर्फ या हाइड्रोजन ईंधन सेल श्रेणियों में भी वर्गीकृत नहीं कर सकते। यह एक नियामकीय शून्यता वाला क्षेत्र है। नगरपालिका सरकारें अपने ग्रिड पर दबाव कम करने के लिए सार्वजनिक ईंधन स्टेशनों के लिए दैनिक जल उपयोग की सीमा भी तय कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, चार्जर सबस्टेशन और बैटरी बैकअप जैसे काम हमेशा के लिए रुक सकते हैं। ऐसे पावर ट्रेन के लिए निर्माण क्यों करें जो अभी अभी पानी और ध्वनि तरंगों के आगे झुक गया हो? तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल अभी तो शुरुआत ही हुई है। उम्मीद है कि टोयोटा अगले टोक्यो ऑटो शो में अपने वाटर इंजन को पूरी तरह से सार्वजनिक कर देगी। एक अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण पैमाने पर उत्पादन समय सीमा के साथ।
शुरुआती रोल आउट मॉडल सबसे पहले एशिया और मध्य पूर्व में दिखाई दे सकते हैं, जहां बुनियादी ढांचे की समस्याओं के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देरी हुई। अब यह देरी भविष्य सूचक लगती है। और एलन मस्क का क्या अभी तक तो सन्नाटा ही छाया है। कोई ट्वीट नहीं, कोई मीम नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जिस व्यक्ति ने डॉग कॉइन से लेकर डीप स्टेट षड्यंत्रों तक दुनिया की हर घटना पर टिप्पणी की है, उसने उस इंजन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जो टेस्ला के पूरे मिशन को बेकार कर सकता है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि साइबर ट्रक के उत्पादन उन्नयन को समीक्षा के लिए चुपचाप रोक दिया गया है, लेकिन अन्य वाहन निर्माता इंतजार नहीं कर रहे हैं। डिट्रॉइट और सियोल से लीक से पता चलता है कि आपातकालीन बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी हैं और कुछ कंपनियां जल आधारित प्रणोदन की ओर रुख करने के लिए सरकारी सहायता का अनुरोध कर रही हैं। जहां तक टोयोटा की बात है, वे अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जापानी अर्थव्यवस्था मंत्रालय को चुपचाप एक रोड मैप सौंप दिया गया। लक्ष्य 2027 तक प्रतिवर्ष 10 लाख जल इंजन। यह सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का अंत नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। यह भी है पूरी वैश्विक ऑटो इंडस्ट्री के लिए रीसेट बटन है। डेट्रॉइट से लेकर दुबई तक, चार्जिंग केबल से लेकर कोबाल्ट खदानों तक, सब कुछ अब खतरे में है। यह क्रांति टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएगी। यह चाबी घुमाने और पानी की बौछार से शुरू हो जाएगी। अगर यह सिर्फ शुरुआत है, तो आप आगे जो भी होगा उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब करें और शॉकवेव से आगे रहें।